पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ऊपर वाले इन 3 तत्वों की, जिसमें पहला था वायव फोटो की व्याख्या के मूलभूत सिद्धांत, दूसरा था वायव फोटो की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक, तीसरा था वायव फोटो की व्याख्या को प्रभावित करने वाले कारक। ये 3 हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा, जिसे हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, वो टॉपिक है वायव फोटो की व्याख्या के प्रमुख तत्व। कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम इमेज या वायव फोटो की जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसमें हमें वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें 2 प्रकार के तत्व होते हैं जो हम बेसिकली ध्यान रखते हैं जब हम वायव फोटो की इंटरप्रिटेशन करते हैं। एक होते हैं बिंब संबंधी तत्व, इमेज रिलेटेड एलिमेंट्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपको इमेज में डायरेक्टली दिखाई दे रही हैं, उन तत्वों के आधार पर जब आप व्याख्या करते हैं तो उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं बिंब संबंधी या इमेज रिलेटेड एलिमेंट्स। दूसरे होते हैं धरातलीय तत्व या रिलीफ रिलेटेड एलिमेंट्स। रिलीफ रिलेटेड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम एसोसिएट करते हैं, यानी कि उस स्थान के ऊपर जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है और वहाँ पर कुछ अन्य, जैसे कि वहाँ पर वर्षा की स्थिति कैसी है, तापमान की स्थिति कैसी है, या कुछ अन्य और महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो भौगोलिक जानकारी के लिए चाहिए होती हैं, वो आपको वायव फोटो में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उनके साथ आप सामंजस्य बिठा करके उसकी एक्सप्लेनेशन में उनकी मदद ले सकते हैं। इसको डिटेल में जो है मैं आगे आपको बताऊँगा। पहले हम बात करते हैं बिंब संबंधी तत्वों की। इसके अंदर आती है सबसे पहले मुख्य चीज़ है वो है टोन या आभा। आभा का मतलब यहाँ पर आप सिंपल भाषा में कहें तो रंग भी कह सकते हैं, कि हर वस्तु का कलर जो है वो अलग अलग होता है और हम जो अपनी पहचान करते हैं चीज़ों की, उसमें जो कलर है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम उसके कलर से ही पहचान लेते हैं, जैसे फसलें हैं, घास है, तो हरा रंग होगा तो हम पहचान लेंगे कि ये फसल हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से घास के मैदान है कोई भी हो, या खेल का मैदान है, उसमें अगर आपको घास बिछी हुई दिख रही है, या ईंट के भट्ठे हैं तो उसके अंदर आपको रेड कलर की कुछ टोन दिखाई दे रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कलर के माध्यम से आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उस कलर के अंदर भी क्या होती हैं, अलग अलग टोन होती हैं, जैसे गहरा हरा रंग, हल्का हरा रंग या गहरा लाल रंग। तो उसकी जो टोन है, यानी कि शेड की जो तीव्रता है, वो इंटेंसिटी है, उसके बेसिस के ऊपर भी हम चीज़ों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को मिला करके हम क्या कहते हैं, टोन या आभा, जिसमें कलर भी आएगा और कलर के अंदर भी उसकी अलग अलग शेड्स जो होती हैं उनको भी हम इसमें देखते हैं। दूसरी चीज़ होती है टेक्सचर, कि हर वस्तु का जो गठन है वो अलग अलग प्रकार के जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं उनसे मिलकर के बनता है, और वो बिंदु जो है कितने संगठित हैं या कितने पास पास हैं, या उनकी डेंसिटी कितनी सघन है या विरल है, उसके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तीसरा है साइज़, कि अलग अलग चीज़ों का साइज़ जो है उससे भी हम काफ़ी चीज़ों को पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर एक चौकोर बिल्डिंग अगर आपको दिखाई दे रही है तो वो एक घर भी हो सकता है, लेकिन वही चौकोर बिल्डिंग अगर थोड़े बड़े साइज़ की है तो हम कह सकते हैं कि शायद वो महाविद्यालय हो या कोई स्कूल हो, क्योंकि साइज़ के हिसाब से हमें लग जाता है कि ये एक रेजिडेंशियल यूनिट होगी या कोई ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो सकती है। इसके बाद है आकृति। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी विशिष्ट आकृति होती है और आप उसकी शेप को देख करके ही 1 मिनट में बता देते हैं कि ये आकृति अगर है तो ये किस चीज़ की हो सकती है। जैसे कि अगर आप क्रिकेट का मैदान देखें तो वो ओवल शेप में होता है, या फुटबॉल का मैदान है वो स्क्वायर में होता है, तो आप उसको देख करके अंदाज़ा लगा देते हैं कि ये जो शेप है ये किस चीज़ की हो सकती है। इसके बाद है पैटर्न या प्रतिरूप। बहुत चीज़ों में ऐसी चीज़ें, एक पैटर्न स्पेशल दिखाई देता है, जैसे कि सेक्टर में बने हुए मकानों को आप देखेंगे तो वो एक लाइन में बने हुए होते हैं, उनमें आगे की तरफ और पीछे की तरफ जो है हर घर में कुछ जगह छोड़ी हुई होती है, उनके सामने जो है पक्की सड़कें होती हैं, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं पैटर्न। तो वो पैटर्न एक विशिष्ट स्थान रखता है वायव फोटो की इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत। इसके अलावा है शेडो। शेडो का फ़ायदा ये होता है कि ये आपको ऊंचाई को समझने में मदद करती है, कि किसी भी जो चीज़ ज़्यादा ऊंची होगी उसकी छाया जो है वो उतनी ही लंबी होगी, और कोई चीज़ जो है अगर वो कम ऊंचाई की है तो उसकी छाया छोटी होगी। तो किसी चीज़ की ऊंचाई का अंदाज़ा लगाने के लिए हम छाया का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा है रेजोल्यूशन या विभेदक। ये महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रकार से निभाता है कि विभेदक जितना ज़्यादा होगा किसी भी फ़ोटो का, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि एक होता है SD यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जिसके अंदर आपको चीज़ें तो दिखाई दे रही हैं लेकिन उनकी स्पष्टता जो है वो काफ़ी कम होती है। लेकिन जैसे ही आप
720p की तरफ जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा हाफ HD हम जिसको कह सकते हैं, वहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपको चीज़ों में थोड़ी थोड़ी सी और क्लियरिटी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप फुल HD में चले जाते हैं, यानी कि जहाँ पर पिक्सल जो है वो 1920 होते हैं, तो वहाँ पर उसकी जो स्पष्टता है या उसकी जो तीव्रता है फ़ोटो के कलर्स की या शार्पनेस है, वो एक अलग लेवल पर होती है, जिससे आपको चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो बिंब संबंधी थी। इनके आधार के ऊपर हम वायो फोटो में जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही होती हैं, उनको जो है विस्तार से बता सकते हैं या उनका विवरण दे सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। दूसरे मैंने बताए थे धरातलीय तत्व, रिफ्लेक्टेड एलिमेंट्स। इसके अंदर हम दो चीज़ें लेते हैं, एक तो साहचर्य या एसोसिएशन, कि कौन सी दो चीज़ें जो हैं अगर वो पास पास दिखाई दे रही हैं तो वो एक जैसी हो सकती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी जगह पे आपको एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और उसके साथ आपको एक मैदान दिखाई दे रहा है, तो वहाँ हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बड़ी बिल्डिंग जो है ये महाविद्यालय या स्कूल की हो सकती है, और उसके साथ वाला जो ग्राउंड है वो जो है खेलने के लिए बच्चों के प्रयोग करने की जगह है। तो वो दोनों अगर एसोसिएटेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एसोसिएशन की वजह से एक चीज़ अगर ये है तो दूसरी चीज़ क्या होगी। एक होती है लोकेशन, कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते हम कुछ चीज़ों की कल्पना कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए भूमध्य रेखा पर आप खड़े हैं तो वहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पर जो है सघन वन पाए जाएंगे। लेकिन वही सघन वन जो जब आप टुंड्रा में खड़े होते हैं या किसी नॉर्थ पोल पर खड़े होते हैं तो आप ये उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक दशाएं जो हैं वो उस प्रकार की नहीं होती हैं। तो इसलिए किस जगह का फ़ोटो है और वो उसकी लोकेशन क्या है, उसके आधार पर भी हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर इसमें ये चीज़ कोई दिखाई दे रही है तो इसमें क्या क्या होने के चांसेस हैं या किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पहचान करने के लिए हो सकती है। ये तो कौन सी चीज़ टुंड्राखंड में पाई जाती है, जैसे इग्लू है, इग्लू आपको टुंड्राखंड में पाए जाएंगे लेकिन वो भूमध्य रेखा पर आपको दिखाई नहीं देंगे। तो आप उसको थोड़ा सा पहचानने में लोकेशन के आधार पर भी मदद ले सकते हैं। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी टोन या आभा की, साथ में हमने बात की थी कलर की। इसमें दो चीज़ें हम शामिल कर रहे हैं, एक तो रंग है और दूसरा है रंग के अंदर भी अलग अलग प्रकार की जो शेड होती हैं, तो उस शेड का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और कलर जो इटसेल्फ है वो तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है इसके अंदर। किसी वस्तु का रंग या आभा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो धरातलीय ऊर्जा के ऊपर निर्भर करता है। कौन सी ऊर्जा? जो सूरज से हमें रोशनी प्राप्त होती है, वो जब धरातल पर टकराती है और टकराने के बाद उसका कुछ हिस्सा जो है वापस परावर्तित हो जाता है, और वो परावर्तित हिस्सा जो है वो हमारी आंखों को जब दिखाई देता है तो हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई चीज़ कैसी है या उसका कलर किस प्रकार का है। तो वो जो परावर्तित ऊर्जा है वो हमें रंगों को समझने में मदद करती है। ना केवल रंगों को बल्कि रंगों के अंदर भी अलग अलग शेड, जैसे कि रेड कलर की अगर हम बात करें तो लाइट रेड से लेकर के मैरून कलर तक जो है वो रेड कलर की अलग अलग शेड हैं। तो वो भी हमें जो शेड हैं वो भी अलग अलग चीज़ों को समझने में हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आमतौर पर ये देखने में आया है कि कम परावर्तन अधिक अवशोषण, इसका मतलब है कि गहरा रंग होगा। यानी कि कोई ऐसी वस्तु है जो शोषण ऊर्जा का ज़्यादा कर रही है और वापस परावर्तन कम कर रही है, तो उसका कलर कैसा दिखाई देगा? गहरा रंग दिखाई देगा। जैसे कि मैरून कलर है, डार्क ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर का मतलब है कि वो कोई परावर्तन ही नहीं कर रहा, और जब वो कोई परावर्तन नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो चीज़ हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, तो वो हमें ब्लैक दिखाई एक तरीके से दे रही है। सफ़ेद रंग का मतलब है कि सारी की सारी ऊर्जा वापस परावर्तित हो गई, सारे कलर आ गए, इसलिए वो वाइट कलर के अंदर दिखाई देता है। तो ये एक सामान्य सा नियम है कि कोई चीज़ अगर कम परावर्तित हो रही है और अधिक अवशोषित हो रही है, हम ऊर्जा की बात करें यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि उस चीज़ का रंग कैसा होगा? गहरा रंग होगा उसका। तो हम समझ लेंगे कि ये ऊर्जा किस प्रकार की है। फिर है अगर अधिक परावर्तन हो रहा है, उल्टी स्थिति है इससे, यानी कि यहाँ पर हमने कम परावर्तन की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर अधिक परावर्तन हो और अवशोषण कम हो, तो उसका मतलब है उसका रंग कैसा होगा? हल्का रंग होगा। जैसे हल्का पीला, हल्का लाल, सफ़ेद कलर है, ये सारे कौन से कलर हैं? जो कि अधिक परावर्तन कर रहे हैं और अवशोषण कम कर रहे हैं, और इनकी वजह से ही हमें कोई चीज़ गहरे रंग की दिखाई देती है या हमें हल्के रंग की दिखाई देती है। और उस गहरे और हल्के प्लस जो हमें कलर दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर हम वायो फोटो में, अगर वो कलर्ड फोटो है तो हम उसके अंदर काफ़ी चीज़ों को अलग से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सूखी मिट्टी जो है वो गिल्ली मिट्टी की अपेक्षा हल्के रंग की दिखाई देगी। सूखी मिट्टी में क्या है कि उसके अंदर मॉइस्चर नहीं है, और मॉइस्चर नहीं है तो वो अपने अंदर ऊर्जा को सोखने की क्षमता जो है वो उसकी कम है। जबकि गीली मिट्टी, जिसके अंदर के मिट्टी के साथ साथ पानी के अंश भी हैं, तो वो पानी जो है वो ज़्यादा मात्रा में शोषण करता है। तो इसलिए जो गीली मिट्टी होगी, यानी कि जिसके अंदर पानी के अंश हैं, वो गीली मिट्टी जो है वो गहरे रंग की दिखाई देगी, जबकि जो सूखी मिट्टी है वो हल्के रंग की दिखाई देगी, क्योंकि सूखी मिट्टी के अंदर जो है वो पानी नहीं है जो कि ऊर्जा को सोखने का काम करता है।
हरी फसल की तुलना में पकी हुई गेहूँ हल्के रंग की दिखाई देगी। एक ही प्रकार की फसल है, जब आप नवंबर दिसंबर में गेहूं को बोते हैं और जनवरी फरवरी तक भी आप उसको देखते हैं तो आपको वो चमकदार चटक हरे रंग की दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे मार्च का महीना बीतना शुरू होता है और अप्रैल आ जाता है तो आप पाते हैं कि वही हरा रंग जो है वो परावर्तित हो जाता है, किसमें, गोल्डन कलर में परावर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि गहरे रंग से हम हल्के रंग की तरफ चले गए। हालांकि कलर भी चेंज हो गया, ग्रीन से गोल्डन हो गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा है कि वो हल्का और गहरा हो गया। तो पहले हरे रंग का था तो गहरा रंग था, अब वो हल्का हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि पहले उस फसल के अंदर नमी थी जिसकी वजह से वो गहरे रंग की थी, लेकिन जब वो धीरे धीरे फसल पकने लगती है तो उसमें से नमी की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से कि वो हल्के रंग की दिखाई देनी शुरू हो जाती है। स्वच्छ जल का रंग गहरा जब और या काला होता है। अब स्वच्छ जल जो है, वैसे तो हमें ये लगता है कि स्वच्छ जल है तो उसमें तो हम ट्रांसपेरेंट है, देख सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जितना ज़्यादा स्वच्छ जल होगा उसमें ऊर्जा की मात्रा अंदर तक उतनी ही चली जाएगी और परावर्तित होकर के कम मात्रा बाहर आएगी, जिसकी वजह से जो स्वच्छ जल है वो वायु फोटो के अंदर डार्क कलर का या काले रंग का दिखाई देगा। जबकि जो गंदा नाला है, जो कि वैसे हमें काले रंग का दिखाई दे रहा है, लेकिन उस फोटो में क्या होगा, उसके अंदर चूंकि परावर्तन कम होता है, क्योंकि परावर्तन ज़्यादा होता है, परावर्तन ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि उस स्थिति के अंदर जो पानी के अंदर मिले हुए दूसरे तत्व हैं, यानी कि स्वच्छ पानी था तो उसके अंदर तक ऊर्जा गई और वो परावर्तित नहीं हुई, जिसकी वजह से वो डार्क कलर का दिखाई दिया। लेकिन जब गंदा पानी है जिसके अंदर के बहुत सारे अन्य तत्व मिले हुए हैं, उन अन्य तत्वों का परावर्तन लेवल स्वच्छ जल की तुलना में ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर जो मिले हुए तत्व हैं वो परावर्तन ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से जो गंदा पानी है, जो वास्तव में काले रंग का हो सकता है या बुरे रंग का होगा, वो हमें वायु फोटो के अंदर थोड़ा साफ दिखाई देगा, क्योंकि उसमें परावर्तन जो है वो ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। अब ये जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था सूखी मिट्टी का और गीली मिट्टी का, ये सूखी मिट्टी का एक चित्र है और ये जो है गीली मिट्टी का है, वो डार्क कलर का है और ये ड्राई है। यही मिट्टी होगी जब आप शुष्क सीज़न में देखेंगे तो आपको अलग प्रकार की दिखाई देगी, और आप दूसरे सीज़न में जब बरसात हो चुकी होगी तब देखेंगे तो वो अलग प्रकार की आपको दिखाई देगी। इसी प्रकार से हम बात कर रहे थे कि गेहूं की बात कर रहे थे कि ये डार्क कलर की है जब तक कि वो अभी पकी नहीं है, तो उसका रंग भी अलग है और उसकी जो गहरा रंग है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रंग गोल्डन भी हो गया और हल्का कलर भी हो गया, क्योंकि अब इसमें से मॉइस्चर निकल चुका है, नमी निकल चुकी है। दूसरी जो मुख्य एलिमेंट है वो है गठन या टेक्सचर। गठन का संबंध आभा में सूक्ष्म अंतर से है। इसमें क्या होता है कि हर पदार्थ जो है वो कुछ छोटे छोटे कणों से बना हुआ होता है, और वो छोटे छोटे कण बहुत बारीक भी हो सकते हैं, बहुत मोटे भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप चिकनी मिट्टी की बात करें तो जब चिकनी मिट्टी सूखी होती है तो आप उसको हाथ में लेंगे तो वो पाउडर जैसी दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत महीन कणों से बनी हुई है। जबकि अगर आप रेत हाथ में लेंगे तो आप पाएंगे कि उसके जो कण हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, यानी कि दोनों के टेक्सचर में काफ़ी हद तक अंतर है। और वही टेक्सचर जो है वो उसके गठन को निर्धारित करता है कि जो चिकनी मिट्टी है उसका गठन अलग प्रकार का होगा और जो हमारी रेतीली मिट्टी है उसका गठन अलग प्रकार का होगा। इसी प्रकार से जो चट्टानें बनी होती हैं वो अलग प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं, उनके कण अलग होते हैं, तो उनकी आभा या उनका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल अलग लेवल का मिलेगा। सघनता का, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सघनता पे असर पड़ेगा, वितरण की सघनता। सघनता का मतलब है कि कोई कण कितने पास पास हैं, कितने एक दूसरे के नज़दीक हैं। जितने वो एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक होंगे हम कहेंगे घनत्व ज़्यादा है, और अगर वो एक दूसरे से कण दूर दूर हैं, बिखरे हुए हैं, तो हम कहते हैं उसका घनत्व कम है। तो ये घनत्व जो है ये भी आपको चीज़ों को समझने में मदद करता है कि ये क्या चीज़ हो सकती है। अगर इसका संगठन या गठन इस प्रकार का है या इसके जो टेक्सचर है वो इस प्रकार का है तो ये क्या चीज़ हो सकती है, और अगर बिल्कुल डिफरेंट टेक्सचर है उससे तो और क्या क्या संभावनाएं हैं किसी अन्य चीज़ के होने की। अभी हम विद पिक्चर भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूंगा आगे। वितरण का घनत्व जितना अधिक होगा, घनत्व की जो हम बात कर रहे थे, ये जितना अधिक होगा उतना ही उस वस्तु का गठन जो है अधिक चिकना होगा, यानी कि स्मूथनेस उसमें ज़्यादा आ जाएगी। जैसे आप मार्बल को देखिए, मार्बल के जो कण है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत एक दूसरे के साथ संगठित होते हैं इकट्ठे, और उसकी जो चिकनाहट है वो एक अलग लेवल के ऊपर होती है। जो वस्तु के बीच का घनत्व जितना कम होगा, यानी कि उनके बीच में अंतर ज़्यादा होगा, तो उस वस्तु का गठन उतना ही खुरदरा होगा। जैसे हमने रेत की बात की थी, या कोई भी और टेक्सचर, आप एक पत्थर को रखें एक तरफ को, एक तरफ आप मिट्टी रखें तो मिट्टी खुरदरी होती है, और जो पत्थर है, जो मार्बल है, वो चिकने कलर का
होता है, तो उसका जो मुख्य वजह है एक, वो उसके कण तो हैं ही जो अलग क्वालिटी के हैं, लेकिन उसके अलावा उनका जो गठन है वो भी अलग अलग होने की वजह से ऐसा दिखाई देता है। जो मार्बल है उसका जो गठन है वो ज़्यादा सघन है, ज़्यादा घनत्व उसका है, और जो मिट्टी है उसका घनत्व कम होता है, और जो वो है उसका चिकनापन है वो अपेक्षाकृत कम होगा, यानी खुरदरापन पाया जाएगा। अधिक घनत्व की बस्ती का गठन चिकना और कम घनत्व की बस्ती का गठन खुरदरा होगा। कोई ऐसी बस्ती जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसके अंदर के मकान बहुत नज़दीक एक दूसरे के पाए जाते हैं, छतें बिल्कुल एक दूसरे से सटी हुई हैं, तो वहाँ का आप फ़ोटो खींचेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे एक ही टुकड़ा देख रहे हो, उसमें अंतर ही नहीं दिखाई देगा, क्योंकि गैप ही नहीं है बीच बीच में, घनत्व बहुत ज़्यादा है। जबकि जो सेक्टर में मकान बने हुए होते हैं, जिनके अंदर एक पर्टिकुलर गैप रखना ज़रूरी है, बीच बीच में पार्कों का रखे जाना ज़रूरी है, सड़कों का होना ज़रूरी है, वहाँ पर आपको जो है गठन थोड़ा सा अलग प्रकार का दिखाई देगा, यानी कि वहाँ घनत्व जो है कम होगा, जिससे कि आप एक जो बस्ती जो अनऑर्गेनाइज्ड बसी हुई है उसमें और एक सेक्टर के बीच में डिफरेंस आसानी से कर पाएंगे। इसी प्रकार से आप देखिए कच्चे मकान और पक्के मकानों में अगर आपको अलग अलग पहचान करनी हो, तो पक्के मकान क्या होते हैं कि ईंटों से बनते हैं और उसके बाद उसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्लास्टर कर देते हैं, और वो प्लास्टर काफ़ी स्मूथ होता है। और जबकि जो मकान जो कच्चे बनाते हैं उसको भी हम मिट्टी से लीपते हैं, लेकिन जो मिट्टी के टेक्सचर है और जो सीमेंट का टेक्सचर है वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। उनका कलर भी अलग है, कलर की वजह से भी आप पहचान लेंगे, लेकिन उनमें टेक्सचर का भी काफ़ी हद तक फ़र्क होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप कच्चे मकानों में और पक्के मकानों के अंदर जो अंतर है वो वायु फोटो में आसानी से पहचान पाएंगे। इसी प्रकार से वनों और झाड़ियों का गठन भी अलग होगा। वन जो है वो बिल्कुल उनके जो पेड़ लगे हुए होते हैं उनके ऊपर वाले जो टहनियाँ हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिली हुई होती हैं, तो जब आप किसी ऊंचाई से उस जगह को देखोगे तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर पेड़ ख़त्म हुए हैं या कहाँ पर वो सारे पत्ते और मिलकर के इस प्रकार का एक कैनोपी सी बना देते हैं कि आपको कोई बीच में गैप ही दिखाई नहीं देता। तो उसका संगठन हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा घनत्व अधिक है उसका, तो वो आपको स्मूथ दिखाई देगा। जबकि जो रेगिस्तानी इलाकों में छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर पाई जाती हैं, बीच बीच में रेत पाई जाती है उसके, वहाँ पर जो गठन है वो हम कहते हैं कम घनत्व वाला है, तो वो खुरदरा दिखाई देता है या उसको अलग से पहचाना जा सकता है। गन्ने की फसल की तुलना में गेहूं की फसल अधिक समतल दिखाई देती है। उसकी भी वजह क्या है कि जो गेहूं की फसल है वो ऊंचाई में तो कम होती है, लेकिन वो पास पास ज़्यादा होती है, तो अगर आप दूर से देखेंगे तो पूरी फसल आपको एकदम से एक हरे रंग की दिखाई देगी, जिसके बीच में गैप बहुत कम है। जबकि जो गन्ना है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है लेकिन थोड़ा सा बिखरा हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या है कि बीच बीच में आपको गैप दिखाई देता है। तो आप दोनों फसलों में अंतर को आसानी से पहचान पाएंगे कि ये गेहूँ हो सकती है और ये गन्ना हो सकता है, क्योंकि दोनों का गठन जो है बिल्कुल अलग प्रकार का पाया जाता है। अब ये देखिए, जैसे ये गेहूं का खेत का फ़ोटो है और ये जो है गन्ने के खेत का फ़ोटो है। दोनों के अंदर जो है हरा कलर यूज़ किया गया है, हालांकि इसमें थोड़ा सा डार्क हरा कलर है, यहाँ थोड़ा सा लाइट कलर है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो गठन की है। तो गठन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको गैप जो है बीच बीच में बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कारपेट सा बिछा दिया गया हो। जबकि वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीच बीच में आपको जो है गैप दिखाई देगा, जैसे ये देखिए, जिसकी वजह से क्या है कि आपको ये फसल उतनी स्मूथ दिखाई नहीं देगी जितनी कि गेहूं की फसल आपको दिखाई दे रही है। तो क्या होगा कि वायु फोटो में दो हरे कलर दिखाई दे रहे हैं, आपको ये भी पता है कि ये फसलें हैं, तो उनमें से कौन सी फसल जो है गेहूं की है, कौन सी गन्ने की है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसके टेक्सचर के आधार पर उसको अलग अलग पहचान कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये एक ही फ़ोटो है, गूगल अर्थ से लिया गया है। ये जो हिस्सा है ये देखिए कितना घना बसा हुआ है, जिसके अंदर आपको बहुत रेयर कहीं कहीं पर गैप दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर चीज़ें छत एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। जबकि ये एरिया देखिए, इसके अंदर जो है आपको बीच बीच में बहुत जगह पे गैप दिखेगा, छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिख रहे हैं, जबकि इसमें सारा ही लगभग सफ़ेद हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो ये एक अलग दिल्ली का हिस्सा है, देवली का, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड एक तरीके का एरिया है, जिसके अंदर मकान बहुत ही ज़्यादा करीब करीब एक दूसरे के बने हुए हैं, कोई गैप नहीं रखा गया, कोई सड़कें ज़्यादा चौड़ी नहीं है, कोई पार्क्स नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सघन दिखाई दे रहा है। जबकि ये एरिया जो है थोड़ा दूर का, इसके अंदर मकान दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, बीच बीच के अंदर इसमें खाली खेत भी हैं, खाली जगह भी हैं, कुछ पार्क भी होंगे, कुछ सड़कें भी, तो ये अलग बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ घनत्व कम है, यहाँ घनत्व बहुत ज़्यादा है। दोनों का जो चिकनाहट का फ़र्क है या स्मूथनेस का फ़र्क है वो बिल्कुल अलग दिखाई आपको दे रहा होगा। तीसरी चीज़ थी साइज़, कि किसी चीज़ का आकार कितना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम आइडिया लगा लेते हैं कि अगर ये इस आकार की है तो ये क्या चीज़ हो सकती है, इससे बड़े आकार की है तो क्या क्या होने की संभावना है, और उससे भी बड़े आकार की है तो वो क्या चीज़ हो सकती है। लंबाई और चौड़ाई के अनुसार भी हम धरातलीय लक्षणों को पहचान सकते हैं। यहाँ साइज़ से ही लेना देना है कि किसी भी चीज़ की लंबाई कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है। जैसे घरों की अपेक्षा जो उद्योग हैं वो बड़े आकार के होंगे।
घर जो हैं वो भी चौकोर होते हैं या आयताकार होते हैं, उद्योग जो हैं वो भी चौकोर या आयताकार होते हैं। लेकिन अगर कोई बड़े साइज़ का है, बड़े साइज़ का मतलब है कि अगर आपको 5 मीटर बाय 5 मीटर का कोई मकान दिखाई दे रहा है एरिया, तो आप कहेंगे कि ये मकान होगा, क्योंकि 5 बाय 5 मीटर में कोई बड़ा उद्योग होने की चांसेस बहुत कम है, ज़्यादा चांसेस है कि वो रहने के लिए एक एरिया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए 50 मीटर बाय 20 मीटर का कोई एरिया है, तो वहाँ पर आपको लगेगा कि 50 बाय 20 मीटर का है, तो काफ़ी संभावना है इस बात की कि वो जो है रहने के लिए ना हो करके बल्कि किसी कॉमर्शियल पर्पज़ की कोई चीज़ हो सकती है। वो कोई गोडाउन हो सकता है, वो कोई औद्योगिक यूनिट हो सकती है या कोई फैक्ट्री हो सकती है, तो उसके चांसेस घर की अपेक्षा कुछ अन्य होने के चांसेस ज़्यादा है। महाविद्यालय व स्कूलों को उनके आकार के अनुसार अलग पहचाना जा सकता है। महाविद्यालय जो है उनकी जब बिल्डिंग बनती है तो उनके अंदर भी क्या होता है कि 3 तरफ या 4 तरफ कमरे होते हैं, बीच में एक खाली जगह छोड़ दी जाती है ताकि खुलापन भी दिखाई दे, हवा आने की जगह भी बच जाए, और चारों तरफ जो है उसकी बिल्डिंग बना दी जाती है। तो आप पहचान लेते हैं कि ये रेजिडेंशियल नहीं बल्कि ये क्या हो सकता है, ये कोई एक स्कूल या महाविद्यालय होने के चांसेस ज़्यादा है। स्टेडियम व ईंटों के भट्ठे को हम अलग पहचान सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा एरिया आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर के कुछ अलग से एक चट्टे से लगे हुए हैं, तो दूर से देख करके आप पहचान लेते हैं कई बार कि ये ईंटों का भट्ठा हो सकता है। हालांकि उसकी शेप भी उसमें मदद करती है, साइज़ के अलावा शेप होती है जो ईंटों के भट्ठे की, वो भी उसमें पहचान में मदद करती है, लेकिन उसका साइज़ भी उसके अंदर काफ़ी हेल्प करता है आपको ये पहचानने में कि ये क्या चीज़ हो सकती है। अब ये देखिए, जैसे ये स्टेडियम का फ़ोटो है, ये हिसार का महावीर स्टेडियम है, तो इसको आप अपने साइज़ से पहचान सकते हैं कि अगर ये बहुत छोटे साइज़ का होता तो हम स्टेडियम की बजाय किसी और चीज़ की कल्पना करते कि ये बिल्कुल छोटा सा अगर कोई चीज़ है तो ये कोई स्विमिंग पूल या कुछ और अन्य चीज़ देखते, छोटी चीज़। लेकिन जो इसका साइज़ है आसपास के क्षेत्र को देखते हुए, एरिया को, जैसे ये दिख रही है आपको, इससे कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा है। दैट मीन्स कि ये कोई एक स्टेडियम हो सकता है। स्टेडियम हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें पानी जैसी कोई आभा दिखाई नहीं दे रही, बीच में कुछ ग्रीनिश सा दिखाई दे रहा है, और इसका ओवल शेप जो है वो लगभग ये बता रहा है कि ये कोई एक स्टेडियम हो सकता है। तो ये साइज़ के हिसाब से हमने आइडिया लगाया है, क्योंकि जो साथ की चीज़ें हैं वो काफ़ी छोटी हैं और ये काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा है शेप, कि हर चीज़ की एक अलग आकृति भी होती है। कुछ चीज़ें राउंड होंगी, कुछ ट्रायंगल होंगी, कुछ जो है लीनियर होंगी, तो अलग अलग शेप होती है हर चीज़ की। अब नहरें हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एक लंबी लाइन सी चलती हुई दिखाई देगी, तो वो नहर हो सकती है, सड़क हो सकती है, रेलवे लाइन हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको चौकोर चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो वो घर हो सकते हैं, कोई फैक्ट्री हो सकती है, ऐसी चीज़ें हैं। तो अलग अलग जो आकृतियाँ हैं वो भी हमें चीज़ों को पहचानने में मदद करती हैं। जैसे मकान और खेत दोनों जो है चौकोर आकृति के होते हैं, तो अगर वो चौकोर हैं तो इसका मतलब है कि या तो खेत है, खाली है तो, और बना हुआ है तो वो मकान होने के चांसेस ज़्यादा है। हालांकि साइज़ भी मैटर करेगा कि अगर साइज़ बड़ा है तो मकान की बजाय हम उद्योग की कल्पना करेंगे, और खेत भी अगर ज़्यादा बड़े साइज़ का है तो हो सकता है कि उसको हम स्टेडियम या कुछ और अन्य चीज़ समझें। इसी प्रकार से जो प्राकृतिक वनों की तुलना में जो मानवीय बागान होते हैं उनकी आकृति अधिक स्पष्ट और चौकोर होती है। यानी कि एक तो अपने आप उगने वाले वन हैं, वो क्या होते हैं, थोड़े से बिखरे हुए से होते हैं, लेकिन जो अपने खेत में अगर कोई वनों को लगाता है तो वो एक बिल्कुल डिमार्केटेड बाउंड्री होगी, और उस बाउंड्री के अंदर भी एक पैटर्न आपको दिखाई देगा। उस शेप को देख करके आप तुरंत बता देंगे कि ये बाग तो हैं, लेकिन ये मानवीय हैं या प्राकृतिक तौर पर हैं, वो उसकी जो शेप है उसके अनुसार आप अंदाज़ा लगा लेते हैं। नदी की तुलना में नहरें ज़्यादा सीधी होती है। कई बार दोनों लीनियर पैटर्न दिख रहे हैं, लेकिन दोनों लीनियर पैटर्न भी हैं, ये भी पता है आपको कि ये पानी से भरी हुई कुछ चीज़ है, लेकिन नदी है या नहर है। अब नदी जो है वो नेचुरल फॉर्म में होती है तो उसमें मेंडर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, जबकि जो नहरें बनाई जाती हैं वो लगभग सीधी बनाई जाती हैं। तो दोनों के बीच में अंतर करने का ये भी एक तरीका हो सकता है। ईंटों के भट्टे को आप उसकी आकृति से आसानी से पहचान सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये चारों तरफ जो है इसके देखेंगे आप, ईंटों के जो है ना चट्टे से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच में जो है एक चिमनी लगी हुई है, उस चिमनी की छाया ये बन रही है, और ये सारा एरिया आसपास कुछ और रेजिडेंशियल ज़्यादा है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो शेप है ये कोई स्टेडियम की नहीं लग रही। देखिए ओवल है, लेकिन फिर भी ओवल के बावजूद भी हम इसको स्टेडियम नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि उसके बीचों बीच चिमनी नहीं होगी स्टेडियम के कभी भी, या ऐसी कोई आकृति नहीं होगी। उसके आसपास ऐसी कोई चीज़ें बनी हुई हैं, तो या तो वो बिल्कुल सीटें होंगी अगर बैठने की, तो वो बीच बीच में से ऐसे ब्रेक नहीं होगा। तो 2-3 चीज़ें हैं जिससे आप पहचान पाएंगे कि ये ईंटों का भट्टा है या कोई अन्य आकृति हो सकती है। तो ये बिल्कुल ही एक स्पष्ट आकृति है जो आपको ये बताती है कि ये ईंटों का भट्टा हो सकता है। ये प्लांटेशन की जो हम बात कर रहे थे कि ये जो पेड़ हैं इनमें से कुछ है कि अपने आप उगे हुए हैं। इन पेड़ों में क्या है कि कोई कहीं लगा हुआ है, कोई कहीं लगा हुआ है, बिखरे हुए हैं। जबकि ये जो हिस्सा है, इतने हिस्से के अंदर ये भी पेड़ ही उगे हुए हैं, लेकिन ये मानवीय है। क्यों? क्योंकि देखिए इतनी सीधी लाइन जो है वो नेचुरल तरीके से पेड़ों की नहीं हो सकती।
जितनी डिमार्केटेड यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दैट मीन्स कि हम शेप को देख करके ये बता पा रहे हैं कि ये मानवीय वन है और ये दूसरे प्रकार के पेड़ उगे हुए हैं। इसके बाद है पैटर्न, कि लक्षणों का वितरण जो है वो एक स्पेशल तरीके से होता है, नियमित या अनियमित, कोई भी एक प्रतिरूप होगा, पैटर्न होगा, जिससे आप आसानी से, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि नहरें हैं वो एक लीनियर फॉर्म में दिखाई देंगी, तो वो एक पैटर्न होगा। और नहरों के साथ साथ क्या होगा, छोटे छोटे पेड़ होना जो है या झाड़ियाँ होना, वो भी एक पैटर्न है। रेलवे की लाइन है, उसके साथ मलिन बस्तियों का होना, वो एक पैटर्न है। तो हम कई चीज़ों को उसके पैटर्न के आधार पर पहचान सकते हैं। जैसे नियोजित रिहायशी क्षेत्र, यानी कि जो सेक्टर्स में मकान बने हुए होते हैं, वो एक नियमित प्रतिरूप में होते हैं। नियमित का मतलब है उनमें एक सीधी लाइन के अंदर सारे मकान होंगे, आगे जगह छोड़नी है, पीछे जगह छोड़नी है, वो फिक्स होगी। सड़क का साइज़ क्या होगा, पार्क का साइज़ क्या होगा, वो सब फिक्स है। तो नियमित रूप से होती है एक प्रकार से, तो उनका पैटर्न बिल्कुल अलग दिखाई देगा। जबकि जो कॉलोनियाँ हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट ने नहीं काटी, लोगों ने अपने तरीके से बना रखी हैं, वहाँ पर कोई मकान छोटा होगा, कोई मकान अचानक बड़ा आ जाएगा, कोई सड़कें सिस्टमेटिकली नहीं होगी, उनमें घुमाव ज़्यादा हो सकते हैं, बीच में पार्क नहीं होंगे, तो वो बड़े ही अनियमित रूप से, यानी उनका पैटर्न कोई समझ में आपको नहीं आएगा। तो पैटर्न दिख रहा है तो आप अलग तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, पैटर्न नहीं दिख रहा है तो आप उसको अलग तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ये हो सकती हैं। तो वो पैटर्न भी आपको चीज़ों को पहचानने में मदद करता है। प्राकृतिक वनों और मानवीय बाग बगीचों का अंतर आसानी से पहचाना जा सकता है। ये अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा भी था कि जो हमारा पैटर्न है, यानी कि शेप जो है, प्राकृतिक वनों की बिल्कुल बिखरी हुई होती है, जबकि मानवीय बाग जो है वो एक बिल्कुल डिमार्केटेड लाइन के अंदर होते हैं। ये देखिए, इसके अंदर जैसे ये बागान दिखा रखे हैं, ये सिंपल अपने आप उगने वाले हैं, और इसमें देखिए आप कितना क्रम लगा रखा है, क्योंकि जब मानव अपने तरीके से किसी बागान, चाहे कॉफ़ी के बागान हो, रबड़ के बागान हो, किसी भी चीज़ के हो, उसके अंदर वो क्या है कि एक पैटर्न को लेकर के चलता है। इस पैटर्न को देख करके आप बता सकते हैं कि ये बागान जो है ये मानवीय है, और जो ऊपर वाले बागान है वो नेचुरल तौर पर उगे हुए बागान है। तीसरी चीज लास्ट है इसके अंदर शैडो। शैडो जैसे मैंने बताया था कि ये पहचान करने में मदद करती है कि कोई चीज़ कितनी ऊंची या कितनी कम ऊंचाई, ज़्यादा ऊंचाई, उसके अंतर को समझने में मदद करती है। क्योंकि जब आप 100 मीटर या 200 मीटर या उससे भी ज़्यादा ऊंचाई से कोई फ़ोटो खींचते हैं, तो आपको केवल छत का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा होता है, उसको नीचे का हिस्सा जो है, चाहे 50 मंजिल बिल्डिंग हो, चाहे 10 मंजिल की बिल्डिंग हो, उनकी छत दोनों की आपको लगभग एक जैसी दिखाई देगी। तो अब आपके लिए ये अंदाज़ा लगाना उस फोटो में मुश्किल है। ये तो पता है आपको कि ये बिल्डिंग है और रहने की बिल्डिंग है, लेकिन वो बिल्डिंग 50 माले की है या 20 फ्लोर की है, ये अंदाज़ा आपको उस फोटो से नहीं लगेगा। वो अंदाज़ा लगाने में क्या चीज़ आपको मदद करेगी? वो मदद करेगी उस बिल्डिंग की छाया। किसी बिल्डिंग की छाया ज़्यादा बड़ी है, लंबी है, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा ऊंचाई वाली बिल्डिंग है, और अगर किसी बिल्डिंग की छाया छोटी है, इसका मतलब है कि वो कम ऊंचाई की बिल्डिंग पाई जाएगी। पानी की टंकियां हैं, बहुमंजिली इमारतें हैं, ऊंचे वृक्ष हैं, टावर्स हैं अलग अलग, वो अपनी शैडो की वजह से अपनी हाइट का अंदाज़ा दे देते हैं। तो ये शैडो जो है आपको हाइट के अंतर को पहचानने में काफ़ी मदद करती है। परछाई की सहायता से सामान्य धरातल से ऊंचे या गहरे लक्षणों का अंदाज़ा, हालांकि गहरे लक्षणों का मुश्किल होता है थोड़ा सा, क्योंकि जो चीज़ दबी हुई हैं वो डार्क कलर की दिखाई देंगी, ऐसा तो संभव है, लेकिन कितनी गहरी हैं वो शायद हम अंदाज़ा फ़ोटो में नहीं लगा पाते, लेकिन ऊंचाई का अंदाज़ा जो है हम अवश्य ही इसमें लगा सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो है कुतुब मीनार है दिल्ली के अंदर, ये कुतुब मीनार दिखाई दे रही है, उसकी छाया है देखिए। तो अब आप इसकी लंबाई से अंदाज़ा लगा सकते हैं इस छाया की। आसपास के क्षेत्र है, इसकी छाया देखिए, जैसे इसकी छाया बहुत ही छोटी सी है, ठीक है, और किसी भी चीज़ की आप छाया देखेंगे वो इसकी तुलना में इतनी बड़ी छाया और किसी चीज़ की नहीं होगी। दैट मीन्स ये बिल्डिंग जो है वो आसपास के क्षेत्र से काफ़ी ऊंची है, तो ऊंचाई का अंदाज़ा लगाने में ये आपको मदद कर रही है। एक था लास्ट वाला रेजोल्यूशन, जो हमने पहले भी पढ़ा था। विभेदन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि वाया फोटो का ऊंचा स्तर मतलब उसकी जो पिक्सल्स हैं, पिक्सल जितने ज़्यादा होते जाएंगे, जैसे आप मोबाइल भी खरीदते हैं तो आप उससे पूछते हैं कि इसका कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, जितने ज़्यादा मेगापिक्सल का होता है हम कहते हैं उसकी क्वालिटी पिक्चर की उतनी ही अच्छी आएगी। साधारण भाषा में कहें तो SD है, HD है, फुल HD है, 4K है, ये कुछ कॉन्टेक्स्ट हैं जिनको हम शब्दावली को यूज़ करते हैं अलग अलग क्वालिटी को बताने के लिए। SD का मतलब है स्टैंडर्ड, यानी कि जिसमें 480 पिक्सल्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड पिक्चर। फिर आता है 720 जिसको हम HD कहते हैं, यानी कि हाई डेफिनेशन। फिर आते हैं 1920x1080 के पिक्सल, जिसको हम कहते हैं फुल HD, और उससे भी डबल अगर कर दिया जाए तो उसको हम आजकल कहते हैं 4K। तो ये रेजोल्यूशन को डिफ़ाइन करती हैं। जितना रेजोल्यूशन बेटर होता जाएगा किसी पिक्चर का, आपको उसको वायर फोटो को इंटरप्रिटेशन करने में उतनी ही आसानी रहेगी। जितनी पिक्चर धुंधली होगी, कम पिक्सल्स पे होगी, उतनी ही आपको जो है चीज़ों को पहचानने में दिक्कत आएगी। धुंधली और अस्पष्ट वस्तुओं का विश्लेषण में चांसेस हैं कि आप उसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। जैसे जैसे स्पष्ट फ़ोटो में, जैसे रेलवे लाइन, सड़क और नहर,
अगर फ़ोटो ज़्यादा स्पष्ट नहीं है तो तीनों लीनियर पैटर्न में है। क्या क्या चीज़? रेलवे लाइन भी, सड़क भी और नहर भी, तीनों लीनियर पैटर्न में है। लेकिन अगर स्पष्ट नहीं है ज़्यादा फ़ोटो तो क्या होगा कि आप तीनों में से कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि कौन सी रेलवे लाइन है, कौन सी नहर है, जो। लेकिन जितनी पिक्चर की क्वालिटी हाई होती जाएगी, रेजोल्यूशन उसका बढ़ता जाएगा, उतनी ही ये स्पष्टता बढ़ती जाएगी और आप आसानी से बता पाएंगे कि इनमें से कौन सी रेलवे लाइन है, कौन सी सड़क है और कौन सी नहर है। ये देखिए, ये एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा है जिसके अंदर आप हर चीज़ को बड़े आराम से अलग अलग पहचान सकते हैं। तो एक तो आपको ये फ़ोटो मिले इंटरप्रिटेशन के लिए, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ये देखिए, इसके अंदर एक अलग पिक्चर है जिसके अंदर ये SD क्वालिटी है और वो जो है HD क्वालिटी है। इसी तरीके से यहाँ पर और ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। देखिए, पहली फ़ोटो जो है वो स्टैंडर्ड की है, 480i पे दे रखी है। उस पिक्चर का पहला फ़ोटो देखें और यहाँ वाले में देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनके अंदर जो अंतर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर स्पष्टता, वो जैसे पत्थर हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, उन पत्थरों को देखने की कोशिश करें, आप पाएंगे कि इन पत्थरों को पहचानना आपके लिए काफ़ी मुश्किल है, जबकि इन पत्थरों को जो पहचानना है आपके लिए आसान है। यही झरने की स्थिति है कि यहाँ अलग है, यहाँ अलग प्रकार का पाया जाएगा। तो जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है आपकी जो वायर फ़ोटो को इंटरप्रिटेशन करने की क्षमता है वो ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। यहाँ पर देखिए, बहुत स्पष्ट है। देखिए, सेम पिक्चर एक सिंपल कैमरे से लिया गया है, एक HD कैमरे से लिया गया है। यही गाड़ी है जो कैसी दिखाई दे रही है और यहाँ पर देखिए ये गाड़ी आपको कैसी दिखाई दे रही है। तो दोनों में आपको स्पष्ट अंतर है। ये स्टैंडर्ड है और ये HD TV दिखा रखा है। अब दोनों में आप देखिए कि किस में आप ज़्यादा अच्छी तरह से गाड़ियों को पहचान पा रहे हैं, इसमें या इसमें। तो स्पष्ट है कि जितनी HD क्वालिटी बढ़ती जाएगी, पिक्सल्स बढ़ते जाएंगे, विभेदन बढ़ता जाएगा, उतनी ही आपकी वायर फ़ोटो को इंटरप्रिटेशन करने की क्षमता आपकी बेहतर होती चली जाएगी। उसके बाद दूसरे टाइप की जो विशेषताएं थी उसमें हमने बात की थी रिलीफ फीचर्स। इसमें एक तो था साहचर्य या एसोसिएशन, कि आपको एक चीज़ तो पहचान में आ गई पक्का, लेकिन आपको उसके साथ एक जो चीज़ और दिखाई दे रही है वो आपको पहचाननी है कि अगर ये चीज़ इसके साथ है तो ये क्या क्या हो सकते हैं। एसोसिएशन के अंदर हम देखते हैं कि इसके साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है, तो एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ कौन कौन सी और चीज़ें धरातल पर एसोसिएटेड हो सकती हैं, उसको हम देखेंगे। कुछ मानवीय और प्राकृतिक लक्षणों का आपस में गहरा संबंध होता है, उस संबंध को ही हम कहते हैं साहचर्य या एसोसिएशन। तो उस एसोसिएशन के बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, जैसे रेलवे लाइन के साथ मलिन बस्तियाँ। आप दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाएँ, जब तक आप फरीदाबाद पहुँचेंगे तब तक आपको दिखाई देगा कि रेलवे लाइन के आसपास की जगह जो है वो पूरी तरह से बस्तियों से, जो कि झोपड़ी टाइप की होती हैं, उनसे पटी पड़ी है, यानी कि वो साथ साथ चलती हैं उसके। तो अगर आप वायर फ़ोटो देखेंगे और आप उसमें एक लीनियर पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है और उसके साथ साथ वो बस्तियाँ दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब है कि उसके नहर या सड़क होने की बजाय रेलवे लाइन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि वो उसके साथ एसोसिएटेड चीज़ है। स्कूल या कॉलेज के साथ खेल का मैदान होना, एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसको चारों तरफ बनाया गया है, बीच में खाली है, या 3 तरफ बनी हुई है, एक तरफ खाली है, तो ऐसी जगह पे भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि स्कूल या कॉलेज की बिल्डिंग होती है ऐसी, और उसके साथ अगर कोई खाली जगह छोड़ रखी है तो बच्चों के खेलने के लिए छोड़ रखी है। तापीय बिजली घर के साथ ऊंची चिमनियाँ, यानी कि जहाँ पर भी थर्मल पावर स्टेशन लगाए जाते हैं तो आप दूर से ही जो पहचान लेते हैं कि बहुत कोई ऊँचा टावर लगा हुआ है एक, और उसमें से हल्का सा धुआं भी कहीं निकलता हुआ फोटो में साथ आ जाए अगर, तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये थर्मल पावर प्लांट हो सकता है। जैसे अभी आप यहाँ पर खेदड़ वाले प्लांट के पास जाएँ तो आप वहाँ पर भी आसानी से ये देख पाते हैं कि यहाँ पर जो ऊंची चिमनी से धुआं निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पावर प्लांट स्थापित है। पानीपत में आप जाते हैं तो पानीपत में भी आपको बहुत दूर से ही पता चलना शुरू हो जाता है कि ये जो चिमनियाँ हैं ये थर्मल पावर प्लांट की दिखाई दे रही हैं। अब ये देखिए, जैसे ये कॉलेज दिखा रखा है एक, जिसकी बिल्डिंग है, उसके साथ ही एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि ये एक कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई भी स्कूल, महाविद्यालय, कुछ भी, और ये उसके साथ एक खेल का मैदान है। तो दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और सड़क के भी बिल्कुल पास हैं, तो काफ़ी चांसेज हैं इस बात के कि ये कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या कोई एक इंस्टीट्यूशन हो सकती है जिसमें ये चीज़ें पाई जाएंगी। दूसरी चीज़ है लोकेशन। ये ज्योग्राफी के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण है कि कुछ चीज़ों को जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमारे बेसिक जहन में बिठा दी जाती हैं कि भूमध्य रेखा पर क्या परिस्थितियाँ होंगी, लोकेशन ऐसी है, तो जो मध्य अक्षांश है वहाँ पर कैसी परिस्थितियाँ होती हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कैसी स्थितियाँ हैं, या समुद्र के किनारे की स्थितियाँ कैसी होती हैं, रेगिस्तानी इलाकों में स्थितियाँ कैसी हैं, पहाड़ी इलाकों में स्थितियाँ कैसी हैं। तो हमारे मन में उनकी एक पिक्चर बनी हुई है कि वहाँ पर अगर हम रेगिस्तानी फ़ोटो देख रहे हैं तो वहाँ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अगर हम मध्य रेखा की किस जगह की फ़ोटो देख रहे हैं तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होने की संभावना है। ये हमारे मन में ज्योग्राफी का स्टूडेंट होने के नाते हमेशा से ही माइंड में एक परसेप्शन बनी हुई होती है। मानवीय और प्राकृतिक लक्षण विशेष स्थितियों में ही संभव है, जैसे तेल के कुएं जो हैं अफ़गानिस्तान में होने की संभावना काफ़ी कम है। ऐसा नहीं कि वहाँ कभी तेल मिलेगा ही नहीं, हमें अभी तक ज्ञात नहीं है।
तो दैट मीन्स कि वहाँ पर अगर आपको कोई कुएँ जैसी चीज़ दिखाई दे या कुछ और ऐसी चीज़ दिखाई दे, तो आप ये कल्पना कम से कम मत करें कि अफ़गानिस्तान में ये तेल के कुएँ हो सकते हैं, और कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन तेल के कुएँ की कल्पना हम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर अभी तक हमारे ज्ञात जानकारी के अनुसार अभी तक वहाँ कोई तेल के कुएँ नहीं पाए गए। ठीक है। सहारा के रेगिस्तान में शीशम के पेड़ नहीं पाए जाएंगे। सहारा के रेगिस्तान के अंदर जो है खजूर के पेड़ हो सकते हैं, कुछ छोटी मोटी झाड़ियाँ हो सकती हैं, लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार से जो हैं वो शीशम के पेड़ कम से कम पाए जाने की कोई चांसेस नहीं है, या गहरे वन पाए जाने की कोई चांसेस नहीं है। तो वैसी कोई आकृति दिखाई दे रही है तो दैट मीन्स कि वो कुछ और चीज़ है। हम अगर इंटरप्रिटेशन करते हुए उसको शीशम के पेड़ बता रहे हैं तो वो हमारी एक टेक्निकल चूक है, क्योंकि उस क्षेत्र में अगर आप सहारा का रेगिस्तान का फ़ोटो लेके बैठे हैं और वहाँ पर पेड़ देखते ही आप कहते हैं कि शीशम का पेड़ है, तो वो हमारी एक जनरल टेक्निकल मिस्टेक मानी जाएगी। तो वो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। हालांकि फ़ोटो में इस चीज़ की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई कि ये चीज़ यहाँ पर नहीं हो सकती, वो हमें अपने कॉमन सेंस से या अपनी बेसिक जानकारी से हासिल करनी पड़ती है। इसी प्रकार से जो कोणधारी वन है वो मैदानों में नहीं होते, आमतौर पे ढलान वाले क्षेत्रों में या ऊंचे जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें ही कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो ऐसे करके हम कुछ लोकल स्थितियों के अनुसार क्या क्या चीज़ें वहाँ हो सकती हैं उनकी कल्पना कर सकते हैं। इग्लू जो है वो ब्राज़ील या श्रीलंका जैसे देश में नहीं पाई जाएंगे। इग्लू जो है वो एक बर्फ़ से बनी हुई आकृति होती है जो कि उत्तरी जो ध्रुव है उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आप अगर उसकी कल्पना ये करते हैं कि वो श्रीलंका में आपको वैसी कोई आकृति दिखाई दे और आप तुरंत कहें कि जी इग्लू होगा, तो वैसे होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि वहाँ इस प्रकार के ना तो कोई घर का निर्माण करता है और ना वहाँ पर इस प्रकार के घर बनाना संभव होता है। तो इसलिए हमारी कल्पना शक्ति जो है वो लोकेशन के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करती है और उसी आइडियोलॉजी के बेस के ऊपर हम चीज़ों की इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारे फैक्टर्स हैं जो एलिमेंट्स थे और जो पहले फैक्टर्स कराए थे ये इस पूरे चैप्टर में अच्छे से समझ लिए होंगे। और अगर आपको कुछ दिक्कत भी है तो आप वीडियो को रिवाइज़ करके देख सकते हैं या दोबारा मुझसे कभी भी इस पर पूछ सकते हैं, या आपकी कोई भी दिक्कत हो मुझे व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं। थैंक यू।